हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ वी स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेकंड क्लास। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ डेफिनेशन हमने कल देखी थी और कुछ डेफिनेशन आज नोट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी अपने पास में रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। उन दोनों डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट न्यू डेफिनेशन नोट करो। नेक्स्ट नंबर डेफिनेशन, सेल कांस्टेंट जी स्टार। सेल कांस्टेंट जी स्टार नोट करो। सेल कांस्टेंट जी स्टार क्या होता है? द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वायर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर is called cell constant। क्लियर? यूनिट क्या होगा? देखो, एल का यूनिट कोई भी लेंथ का यूनिट होगा और ए का यूनिट कोई भी एरिया का यूनिट। मींस सेंटीमीटर इनवर्स हो सकता है। और क्या नोट कर सकते हैं? मीटर इनवर्स हो सकता है। सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। क्लियर है? नोट करो। नेक्स्ट नोट करो। नेक्स्ट नंबर डेफिनेशन, मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम से लिखते हैं। लैम्डा एम ऐसे भी नोट कर सकते हैं और लैम्डा वो जनरल लैम्डा भी नोट कर सकते हैं, दोनों ही राइट है। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। क्लियर? देखो क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी। ऐसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा, ऐसे मोलर कंडक्टिविटी होगा। देखो ध्यान से, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है 1 मोलर, ठीक है। उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, उन इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो एरिया है वो हम बता रहे हैं कि वेरी लार्ज है। एरिया को हम कंसीडर कर ही नहीं रहे, वेरी लार्ज है। तो इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी वो मोलर कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। वापस सुनो, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है 1 मोलर। उस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोड लगे हैं एनोड और कैथोड, उनके बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर और एरिया को हमने लार्ज करके अवॉइड कर दिया है। तो इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है वो उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। नोट करो डेफिनेशन। इन वन मोलर सॉल्यूशन if volume is VCm cube and the distance between electrodes is 1 centimeter, then the conductivity of solution is called molar conductivity। क्लियर? मोलर कंडक्टिविटी। तो इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करता है? यूनिट क्या होगा? देखो, तो जनरली कंडक्टिविटी जो होती है, मोलर कंडक्टिविटी, उसको हम डिनोट करते हैं कप्पा अपॉन जो भी हमारे पास कंसंट्रेशन का टर्म हो वो। एक बार मोलर नहीं लेते, हम इतना ही लेते हैं। कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं कप्पा अपॉन सी, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम वाला स्टेप लेंगे तो वॉल्यूम यहां पर आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके, ठीक है। अब हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी है, देन मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी को हम क्या लिखते हैं? कैपिटल मोलेरिटी। क्लियर? मोलेरिटी। तो देखो आगे क्या करना होगा, अब हम देखेंगे इसका यूनिट क्या होगा। देखो यूनिट के लिए क्या करते हैं, लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा का यूनिट क्या होता है? कल हमने देखा था कप्पा इक्वल्स टू क्या होता है? एल अपॉन आर, यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर या मीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसका यूनिट होगा ओम इनवर्स, एक बार के लिए नोट कर दूं मैं, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मोलरिटी का यूनिट क्या होता है? मोल लीटर माइनस 1। लीटर माइनस 1 है। अगर मैं लीटर को यहां से हटा के ऊपर रख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं लीटर और सेंटीमीटर के स्टेप को एक साथ एक जैसा बना दूं तो कैसे होगा? देखो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर। क्लियर? तो हमें क्या चाहिए? लीटर को कन्वर्ट करना है। देन 1 लीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। इस 1 लीटर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हो
ये प्लस में चला जाएगा ना, नीचे माइनस में था तो ऊपर प्लस में हो जाएगा। लैम्डा एम इक्वल्स टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब अपॉन क्या होगा मोल। देन देखो फॉर्मूला, इसका यूनिट क्या बन गया, लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम, यूनिट क्या आ जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है, ये ऐसे होगा इसका कैलकुलेशन। अगर हमारे पास ये सेंटीमीटर नहीं होकर मीटर होता तो हम कैसे करते इसको, तो देखो कैसे होगा, लैम्डा एम इक्वल्स टू, इस बार कप्पा को मैं किस में ले लूं, मीटर में। देन क्या हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब एक बार चेक करो, 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा 10⁻⁻²। तो अगर मैं इसी को कन्वर्ट करूं तो 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ तो था ही, सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, देन 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। क्लियर, तो 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, देन फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, यहां नोट कर देते पहले, 10⁻³ मीटर क्यूब अपॉन मोल। देन लैम्डा एम इक्वल्स टू क्या होगा, कप्पा मल्टीप्लाई, कप्पा इस बार मल्टीप्लाई ऊपर नहीं मल्टीप्लाई नीचे जाएंगे, कैपिटल एम मल्टीप्लाई 1000। तो यूनिट क्या आएगी देखो, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये इसका इंटर कन्वर्जन है। तो हमारे 12th क्लास के पेपर में इंटर कन्वर्जन कोई नहीं पूछता, बाकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कैसे इंटर कन्वर्ट हुआ है। एक ये फॉर्मूला है, जब सेंटीमीटर आए तो 1000 ऊपर होता है और जब मीटर आए तो 1000 नीचे होता है, कप्पा अपॉन एम है जैसे ही रहता है। ठीक है, तो मे भी न्यूमेरिकल में डायरेक्ट कप्पा दे रखा होता है, हो सकता है हमें न्यूमेरिकल में कप्पा पहले निकलवा ले, उसके बाद हमें इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी पड़े। क्लियर है, तो नोट कर लो इसको, फिर हम लैम्डा ई क्यू और करते हैं कंप्लीट। ये होती है मोलर कंडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट नोट करो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा ई क्यू। सिमिलर ही है दोनों, वहां नॉर्मेलिटी आ जाती है या मोलरिटी थी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा ई क्यू या वही पहले वाला लैम्डा ई क्यू, लैम्डा ई क्यू। नोट करो, इसमें सिमिलर डेफिनेशन है, इन वन इक्विवेलेंट solution which have V centimeter cube volume, and the length between and the distance between electrode is 1 centimeter, then the conductivity is called equivalent conductivity. Conductivity is called equivalent conductivity. क्लियर, तो इसके भी 2 फॉर्मूला बनेंगे जैसे उसके बने थे, इंटर कन्वर्जन बिल्कुल सेम है, तो नोट कर लो। बस मोलरिटी की जगह नॉर्मलिटी आ गई यहां पर, और कप्पा का मीनिंग क्या होता है, कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो यूनिट क्या होगा इसका, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, और यहां क्या हो जाएगा सीमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। बस नोट करो फॉर्मूला इनका। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या होता है, तो हम एक बार जानते हैं कि मोलरिटी को एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मलिटी बन जाती है, मोलरिटी को एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है यहाँ पर लैम्डा एम, यहाँ मोलरिटी नीचे आती है ना फॉर्मूला में, मोलरिटी नॉर्मलिटी नीचे आती है, देन लैम्डा एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई एक्स फैक्टर।
एक्स फैक्टर मतलब डोनेट किए कितने इलेक्ट्रॉन, गेन किए कितना इलेक्ट्रॉन, या किसी पर चार्ज कितना है, वो सारा इसमें आएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और इन फॉर्मूला से जो दो आगे भी लिखे थे हमने मोलर कंडक्टिविटी के लिए, और ये दो फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। इनसे क्या करते हैं, कप्पा का फॉर्मूला नोट करवा लेते हैं, कभी जी स्टार दे देते हैं, कभी ये दे देते हैं, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट डेफिनेशन नोट करो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो देखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें एनोड एंड कैथोड हमने लगाए हैं, ठीक है। तो एनोड या कैथोड कोई भी इलेक्ट्रोड और ये जो हमने सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट डाला है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो नोट करो इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड is called electrode potential. Complete. Next definition और नोट कर लो, potential difference. The potential difference between cathode and anode is called potential difference. ये फॉर्मूला नोट करो, और इसका भी यूनिट वोल्ट होता है, इसका भी यूनिट वोल्ट ही होता है, वोल्टेज या वोल्ट बनाओ। कंप्लीट। अब देखो एक टॉपिक लेते हैं हम इसमें कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन नोट करो, राइट द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू। लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी हमेशा ही क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। इट मींस वॉल्यूम क्या होगा, ऊपर, इसमें नीचे जाएगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक ऊपर ही जाएगा। तो नोट करो इसमें, when dilution increases then volume is increased. So lambda m molar conductivity, lambda m and lambda eq increases. Complete. ओके और बाकी के जितने भी कंडक्टिविटी होते हैं सारे के सारे डिक्रीज होते हैं। तो नोट करो इसमें, नेक्स्ट न्यू लाइन से स्टार्ट करना। इसमें एक्सेप्ट लैम्डा एम एंड लैम्डा एक्यू all conductivity decreased because in unit volume number of ions decreased. क्लियर है? जैसे हमारे पास 1 ग्लास वाटर है, उसमें उसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया, ठीक है। और वो उस 1 ग्लास वाटर एक बार के लिए तो कंसंट्रेशन देखो वहां पर कितना है, फिर मैंने इसको डाइल्यूट किया, उस 1 ग्लास वाटर को हमने 1 बकेट में डाल दिया और फिर बकेट को फुल कर दिया वाटर से। अब यूनिट एरिया में देखो इसमें कितने रह गए, शुगर के पार्टिकल्स कम हो गए पहले से। तो इट मींस क्या हो गया, बाकी के सारे कंडक्टिविटी डिक्रीज होंगे केवल लैम्डा एम एंड लैम्डा एक्यू को छोड़कर, ठीक है। नोट करो इसको।
नाउ स्टार्ट आउटलाइन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो देखो क्या होती है मेटेलिक कंडक्टेंस, ये हमेशा मेटल्स में होगा, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हमेशा क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड या एक्वस कंपाउंड में होगा, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, आयंस होगा। ठीक है, टेम्परेचर इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, अभी देखते हैं रीजन क्या होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ आयंस का मूवमेंट ज्यादा होगा, और मूवमेंट जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है, ओके। तो देखो इसमें कम क्यों हो जाता है, इसमें क्या होता है, कुछ होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। डू यू नो अबाउट कोर इलेक्ट्रॉन्स? एक होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या होता है कोर इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कोई न्यूक्लियस है हमारे पास, ऐसे हम डायग्राम्स बनाते हैं इसके, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, सेकंड सेल में 2 या 3 जितना भी इलेक्ट्रॉन्स था। तो ये जो बाहर वाले जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोर इलेक्ट्रॉन। देखो ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई मेटल है मेरे पास में लाइक दैट क्रोमियम और सोडियम ले लो, सोडियम नोन अबाउट इट। सोडियम है हमारे पास है मेटल, सोडियम को हमने टेम्परेचर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब हम और टेम्परेचर दे रहे हैं, क्या वो 1 इलेक्ट्रॉन और रिमूव करेगा? तो आंसर होगा नो, बिकॉज सोडियम का तो एक ही ऑक्सीजन नंबर होता है, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये नियोन लाइक बन जाता है, और नियोन हमें पता है कि नोबेल गैस होता है, अब इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हो सकता। क्लियर है, तो इस टाइप से होता है इसमें मेटेलिक कंडक्टेंस। तो मेटेलिक कंडक्टेंस में एक बार टेम्परेचर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, फिर अगर हम और टेम्परेचर दे रहे हैं, हम सोच रहे हैं इसमें से और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया वो और अंदर वाले जो कोर इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, और रिपल्सन स्टार्ट होने से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे नहीं, एक दूसरे से लड़ाई में लगे रहेंगे, तो जिससे इनमें कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है, बस ये सारी बातें हमें नोट करनी है। तो नोट करते हैं डिफरेंस वाइज, एक साइड नोट करो मेटेलिक कंडक्टेंस, एक साइड नोट करो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फर्स्ट पॉइंट नोट करो, मेटेलिक में electrons are responsible for this conductance so this conductance is called electronic conductance. So this conductance is called electronic conductance. Complete. उस साइड नोट करो, ions are responsible for conductance. So this conductance is called ionic conductance. Complete. Next point note करो, there is no chemical changes. किसी टाइप का कोई चेंज नहीं होता उसमें, तो एनोड कैथोड बनते हैं तो कुछ अमाउंट किसी का डिक्रीज होता है किसी का इंक्रीज हो जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। उधर नोट करो, इलेक्ट्रोलाइटिक में chemical changes are occurs. नोट करेंगे, chemical changes are occurs. Next point, there is no flow of matter. इधर नोट करो, इलेक्ट्रोलाइटिक में ions moves opposite electrode. क्लियर, जैसे कोई पॉजिटिव आयन है वो किस साइड जाएगा, कैथोड की ओर। अब जरूरी नहीं हमेशा ही कैथोड की ओर जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड की ओर जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल में उल्टा हो जाता है, और जो नेगेटिव होगा वो किसकी तरफ जाएगा, जनरली एनोड की ओर। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हो रही है, केमिकल में उल्टा होगा। ठीक है, चार्ज के अकॉर्डिंग होगा उसमें। नेक्स्ट नोट करो, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस atomic vibration of core electron increases,
So conductivity is decreased. So conductivity is decreased. Complete. उस साइड नोट करो. When temperature increases, then dissociation of ions increase. Dissociation of ions increase. Resultant electrolytic conductance increase. Electrolytic conductance increases. क्लियर. ये सारी कहानी होती है मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की. टेम्परेचर इफेक्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट स्टार्ट करो. इसी का ही पार्ट है. टेबल क्लोज कर देना. आगे नोट करो. क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. कि इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के होते हैं और क्या होता है इनमें. क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो देखो ध्यान से क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स. क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इसका. तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. एक बार के लिए देखो, उसके बाद नोट करते हैं हम सिस्टम से. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है. कोई भी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिसमें अगर हम करंट फ्लो करें तो उसमें थोड़े तो आयंस डिसोसिएट हो जाए, थोड़ा तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाए, और कुछ एक ऐसे हो जो आयन में डिसोसिएट नहीं हो. दिस इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, उसमें जितने भी अपने पास में जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए. दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट भी 2 टाइप के होते हैं. एक तो होता है वीक एसिड और दूसरा कौन होगा, वीक बेस. सेम इसी में ऐसा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. बस ऐसे नोट करना है हमें. ठीक है. इजी नोट करो. इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट्स आर 2 टाइप्स. Electrolytes are 2 types. फर्स्ट नंबर नोट करो. वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट. फर्स्ट नंबर वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट में नोट करो. In aqueous solution of electrolyte, when current is flow, then complete dissociation is not occurs. These are called weak electrolytes. These are called weak electrolytes. Weak electrolytes. कुछ होते हैं वीक एसिड. वीक एसिड कौन बनाएगा वीक एसिड में. CH3CH एसिटिक एसिड, CH2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाओ. CH3CH H2CO3 बोरिक एसिड भी इसमें आ सकता है. बोरिक एसिड भी नोट कर सकते हो. H3BO3 वीक एसिड. क्लियर. वीक एसिड कंप्लीट है. आगे इसका नोट करो. एग्जांपल सेकंड कौन से हो सकते हैं. वीक बेस. वीक बेस. वीक बेस में कौन आएगा. NH4OH, AlOH होल थ्राइस एटसेट्रा. बनाते रहना. वीक एसिड वीक बेस. देखो वीक एसिड वीक बेस तो हो गया. कुछ एक सॉल्ट्स और होता है वो भी इसमें आते हैं. सॉल्ट्स कौन से आएंगे. ऐसे सॉल्ट्स आएंगे जो इन दोनों से मिलकर बने हो, यानी वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बने हो. लाइक दैट CH3COONH4 आता है ऐसे बनाने. H2 रिमूव करा देना है. एसिड और बेस की रिएक्शन करानी है, H2 को रिमूव कर देना है. बनाते रहना ऐसे और बहुत सारे बन सकते हैं. तो ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. नोट करो सेकंड नंबर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नोट करो. इन aqueous solution of electrolyte, when current is passed, then they completely convert into ions. These are called
These are called weak electrolytes. Sorry, these are called strong electrolytes. These are called strong electrolytes. Clear? एग्जाम्पल नोट करो कौन से होते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन आएगा? वेल नोन H2SO4, HNO3, HCl, HClO4, परक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, एटसेट्रा एटसेट्रा. स्ट्रॉन्ग बेस में कौन आएगा? वेल नोन NaOH, KOH एटसेट्रा करते रहना आगे. अब देखो ध्यान से, सॉल्ट्स आएंगे कुछ इसमें. सॉल्ट्स कौन कौन से आएंगे? इसमें तो कौन सा आया था? WaW भी आया था, मींस वीक एसिड, वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट. बाकी के जितने सॉल्ट्स है वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं. पहले तो मैं ले लूं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों को मिलकर बना देते हैं Na2SO4, यानी ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट. ठीक है. अब एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड लूं, वीक बेस लूं, तो कौन सा बन जाएगा हमारे पास? स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है और वीक बेस लेना है, तो NH4 होल ट्वाइस SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस. इस बार हम क्या लें? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, CH3COONA. 11th क्लास में लास्ट 7 नंबर जो चैप्टर था उसमें बहुत सारे किए थे ऐसे. इक्विलिब्रियम, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब सीख लो इनको, सीखना तो पड़ेगा, कभी सीखो. नोट करो, ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे. ठीक है. नेक्स्ट आउटलाइन नोट करो. फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. नोट करो हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग the conductance of इलेक्ट्रोलाइट. सेकंड से लाइन में नोट करना है इसको, इलेक्ट्रोलाइट. तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है, यानी करंट फ्लो कैसे हो रहा है, क्या कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं? तो नोट करो फर्स्ट नंबर इंटर आयनिक इंटरेक्शंस. फर्स्ट नंबर इसका फैक्टर है इंटर आयोनिक इंटरेक्शंस. अब देखो जनरल वे में हमें सोचना क्या है, इसको हमें कैसे फैक्टर्स को करना है. हमें ये सोचना है कि आयंस कैसे करके फ्री रहे, आयंस कैसे भी करके फ्री रहे. जितने वो फ्री रहेंगे उतना आएंगे जाएंगे, जितना उनमें मूवमेंट होगा उतना ही ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. अब हम कह रहे हैं इंटर आयनिक इंटरेक्शंस, मतलब दो आयंस के बीच में जो इंटरेक्शंस है वो ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए ताकि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो. ठीक है, सोचो. तो नोट करो इसमें इंटर आयनिक इंटरेक्शंस increases then conductance is decreases. Conductance is decreased. Complete. नेक्स्ट नोट करो. नेक्स्ट नंबर सॉल्वेशन ऑफ आयंस. सॉल्वेशन ऑफ आयंस यानी आयन क्या होते हैं? जो हमारे पास में सॉल्यूशन डाला था उससे बाउंड हो रहे हैं, बंध रहे हैं उसके साथ में, बाइंड कर रहे हैं उसके साथ, बॉन्डिंग कर रहे हैं. तो बनाओ इसमें क्या होगा, नोट करो. द इंटरेक्शन बिटवीन, पहले इसकी डेफिनेशन नोट करें. द इंटरेक्शन बिटवीन आयंस एंड सॉल्यूशन is called solvation. कंप्लीट. अब सोचो एक बारी के लिए कि ये जो सॉल्यूशन था, जो हमने सॉल्वेंट डाला उसके साथ आयंस क्या हो गए, बाउंड हो गए. तो बताओ आयंस कहीं जा पाएंगे? नहीं.
आयन का मोमेंट रुक गया, इट मीन्स क्या हो गया, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो गई। तो नोट करो इसमें, व्हेन सॉल्वेशन ऑफ आयंस इज इंक्रीज्ड, व्हेन सॉल्वेशन ऑफ आयंस इज इंक्रीज्ड, then conductance decreased, complete। नेक्स्ट नोट करो विस्कोसिटी, कोई भी लिक्विड है उसके फ्लोइंग में जो बैरियर होता है, दिस इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो नोट करो इसमें क्या होता है विस्कोसिटी में, विस्कोसिटी इंक्रीज्ड, then conductance decreased, viscosity increased, then conductance decreased, complete। next note करो concentration, रिवर्स होता है डाइल्यूशन का, ध्यान रखना इसका थोड़ा सा। concentration नोट करो इसमें, generally concentration is increased, then conductance is increased, कंप्लीट। इसका हम रीजन पहले देख चुके हैं कि यूनिट एरिया में क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस इसमें इंक्रीज हो जाता है कंसंट्रेशन के कारण। नेक्स्ट नोट करो टेम्परेचर इफेक्ट हमने कराया था थोड़ी देर पहले। टेम्परेचर नोट करो इसमें, जनरली टेम्परेचर इज इंक्रीज, then kinetic energy of molecule is increased, resultant electrolytic conductance increased, but metallic conductance decreased, कंप्लीट। ओके, ये हमारा सेकंड टॉपिक फिनिश होता है। थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फेराडेज लॉ। थर्ड टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। में फेराडेज के 2 लॉ आते हैं हमारे पास में, फेराडे लॉ नंबर 1 एंड फेराडे लॉ नंबर 2। तो देखो ये जो चैप्टर होता है, इस चैप्टर में दो चीजें हमें इंपॉर्टेंट पढ़नी पड़ती है। फर्स्ट नंबर तो होती है इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं। जो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं वो तो करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सारी कहानी होती है। और अगर हम करें क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो उसमें आता है फेराडेज लॉ। फेराडेज 2 लॉ है, एक तो लॉ नंबर 1 और एक लॉ नंबर 2। इसका स्टेटमेंट होगा, फॉर्मूला होगा और फिर फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। तो नोट करो इसमें लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम फेराडेज लॉ को रीड करें। फर्स्ट नंबर नोट करो इसमें, फेराडेज फर्स्ट लॉ, या फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे भी नोट कर सकते हैं, फेराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक है। फेराडेज फर्स्ट लॉ नोट करो, फेराडेज फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट देखो। फेराडेज फर्स्ट लॉ था क्या, देखना ध्यान से, उसके बाद में नोट करना। फेराडे क्या कहते थे कि कोई भी अपने पास में डिपॉजिट होने वाले सबस्टेंस की क्वांटिटी कंसीडर कर लो W है, और हमारे पास कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है, एनोड कैथोड डाल रखा है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है इसमें प्रोवाइड कर रही है। तो कुछ इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में डिपॉजिट होंगे, कोई ना कोई सबस्टेंस। तो जो डिपॉजिट होने वाला सबस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज। जितना हमने अमाउंट ऑफ चार्ज दिया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, सिंबल होता है Z, और यहां नोट कर देते हैं Q। अब Q और IT में रिलेशन होता है, Q इक्वल्स टू I इक्वल्स टू क्या होती है, करंट इक्वल्स टू Q अपॉन T, देन Q इक्वल्स टू क्या हो गया IT। तो ये वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या बन गया W इक्वल्स टू ZIT, ठीक है। Z यहां पर होता है केमिकल इक्विवेलेंट, इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होता होगा, M अपॉन NF, इसको लिखते हैं N अपॉन NF। M क्या है यहाँ पर मोलर मास, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F क्या है यहाँ पर फेराडे, ठीक है। इस टाइप से इसका फेराडे का फर्स्ट लॉ था, ठीक है।
तो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, फ्लोइंग चार्ज इज दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड फैराडे फर्स्ट लॉ। तो नोट करो, फैराडे फर्स्ट लॉ में the weight of the substance liberated at the electrode as the result of electrolysis is directly proportional to the quantity of the electricity passed through the electrolyte. Complete. नोट करो, W directly proportional to Q. आगे नोट करो, W equals to ZQ. हो गया। एंड I equals to Q upon T. Q equals to IT. ये फॉर्मूला नोट करो सारा। फिर हम इनको भी नोट करते हैं, क्या है ये सारे। हो गया। W का मीनिंग नोट करो, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। W क्या है यहां पर, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। Q का मीनिंग नोट करो, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम। कंप्लीट। Z का मीनिंग नोट करो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नोट कर लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ब्रैकेट में नोट कर लेना, डिपेंड्स अपॉन मेटल एंड आयन। हर एक मेटल और आयन के लिए अपना अपना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर? ओके। आई का मीनिंग नोट करो, करंट इन एम्पियर। टी का मीनिंग नोट करो, टाइम इन सेकेंड। क्लियर? टाइम इन सेकेंड। कैपिटल एम का मीनिंग नोट करो, कैपिटल एम क्या होता है यहां पर, कैपिटल एम मोलर मास। स्मॉल एन का मीनिंग नोट करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट। एफ का मीनिंग नोट करो, एफ क्या है यहां पर, फेराडे। अभी देखते हैं फेराडे क्या होता है। एफ होता है फेराडे, जिसका वैल्यू लगभग हम लेते हैं 96500। आया कहां से, अभी देखते हैं। फेराडे 96500 हो गया। और इसका यूनिट क्या होता है, कूलाम मोल इनवर्स। तो नोट करना यहाँ पे फेराडे क्या होता है, कैसे मिला हमें फेराडे। 1 फेराडे इक्वल्स टू 1 फेराडे इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। इसका यूनिट होता है कूलाम
और इसका यूनिट क्या होता है, मोल इनवर्स, इसलिए इसका यूनिट क्या है, कूलाम मोल इनवर्स। जब हम इसको करते हैं कैलकुलेट तो हमारे पास आंसर आता है 96, एग्जैक्ट तो इतना है। और अगर हम इसको कैलकुलेशन में लेते हैं तो 96500 में ले लेते हैं। क्लियर है, नोट कर लो इसको पूरे को। क्लियर है, आज के असाइनमेंट में इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस देते हैं। नेक्स्ट नोट करो, फैराडे सेकंड लॉ या सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या होता है, देखो अगर हमारे पास सीरीज में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स अटैच है सीरीज में, और इन इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो किया है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो किया है, तो जितना भी इसमें हमारे पास डिपॉजिट होगा सबस्टांस, हर एक जितना हमने इलेक्ट्रोड्स रखे हैं सभी इलेक्ट्रोड्स में अपना अपना होगा, हर एक मतलब कंटेनर में जो इलेक्ट्रोड्स रखे हैं अपने अपने में क्या होंगे, सबस्टांस डिपॉजिट होगा। उन सबस्टांस का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो सबका आपस में इक्वल होगा। ठीक है, वापस सुनो, कुछ सबस्टांसेस हैं जिनको हमने कंटेनर्स में रखा है, ये, और हमने इसके अंदर क्या लगा दिए, सब में एनोड कैथोड लगा दिए और आपस में इनको सीरीज से जोड़ दिए, सीरीज टर्म में जोड़ दिए। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो किया जाए, बिकॉज सीरीज है इसलिए अमाउंट तो सेम ही रहेगा करंट का, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो किया जाए तो जो इसमें डिपॉजिट होगी क्वांटिटी सबस्टांस की, जो भी चाहे इस इलेक्ट्रोड पर हो चाहे इस पे, सब में अपने अपने एक एक इलेक्ट्रोड पर होगी, उन सबस्टांस का जो इक्विवेलेंट वेट है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर, तो नोट करो इसमें स्टेटमेंट इसका, फिर हम इसका डायग्राम बनाते हैं। इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, if same amount of electricity is passed through different electrolytes that is connected in series, then mass deposited at electrode are in ratio of their equivalent weight. थोड़ा इजी डेफिनेशन नोट करते हैं, नोट करो इसमें। The number of gram equivalent of substance deposited of liberated in different electrolytic cell at both electrode will be the same if both electrode will be the same. क्लियर, तो जो भी इजी लगे वो कर सकते हो, हमें तो इतना ही ध्यान रखना है वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, जैसे कंटेनर हमने रख दिया इसका E1 W1 मतलब इक्विवेलेंट वेट और वेट, इसका क्या हो जाएगा E2 W2, इसका क्या हो जाएगा E3 W3। डायग्राम बनाना फिर नोट करते हैं इसमें। तो हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, W1 W2 एंड W3 इज इक्वल टू E1 E2 एंड E3। अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। नाउ असाइनमेंट नंबर वन हमारे डेफिनेशन में जो हमने फॉर्मूला यूज किए थे वो और फैराडे फर्स्ट लॉ से रिलेवेंट है। तो दो टू टाइप के फॉर्मूला यूज होंगे, एक तो डेफिनेशन वाले फॉर्मूला और एक फैराडे वाले फॉर्मूले। ठीक है, जो डेफिनेशन वाले फॉर्मूला है उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा किसी का यूनिट्स क्या दे रखा है, यूनिट के अकॉर्डिंग हमें इसमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, ओके। और जो फैराडे वाले क्वेश्चंस है, फैराडे वाले क्वेश्चंस में हमें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गेन हो रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम इसमें फैराडे या चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट नंबर देखो, 1 मोल एल्यूमिनियम प्लस 3 कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम, तो मोल तो 1 ही दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एल्यूमिनियम प्लस 3 कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम, देन 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यानी 3 फैराडे की रिक्वायर्ड है। फैराडे को मुझे कूलाम में कन्वर्ट करना है, देन फैराड जितना आया 3 मल्टीप्लाई 96500, तो उतना हमारे पास में कूलाम आ जाएगा। क्लियर है, तो
तो इस टाइप से हमें सारे इक्वेशन सोल्व करने हैं। इन क्वेश्चंस को सोल्व करना खुद की तरफ से एक बार जरूर ट्राई करना, ठीक है। ओके।